हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चैप्टर। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। विद्युत चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत आवेश की। आपको बता दें कि आवेश दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं धनात्मक आवेश और एक होते हैं ऋणात्मक आवेश। इनकी कुछ प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। अगर प्लस और माइनस आवेश एक दूसरे के आसपास हैं तो वो क्या करेंगे, वो आकर्षित करेंगे। ये चीज़ आप याद रखिएगा, वो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर लेकिन एक ही जैसे दो आवेश, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जब विपरीत आवेश एक दूसरे के पास आएंगे तो वो आकर्षित करेंगे, और जब सेम आवेश एक दूसरे के पास आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। पहला है घर्षणिक विद्युत। तो आपको बता दूं, रगड़ या घर्षण से उत्पन्न विद्युत को घर्षणिक विद्युत कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आपने किया ही होगा प्रैक्टिकली। आप क्या करते हैं कि एक स्केल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक स्केल है। इसको हमने क्या किया, अपने सर पे अच्छे से रगड़ा। तो जब सर पे रगड़ा और यहाँ छोटे छोटे से हमारे पास कागज़ के टुकड़े हैं, और स्केल के पास जैसे हम लेकर के आते हैं, हम देखते हो कागज़ के टुकड़े स्केल पे चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि स्केल के अंदर कोई एक आवेश होगा, कागज़ के टुकड़ों में कोई एक आवेश होगा, और जब हम सर पे क्या करेंगे, स्केल को घिसेंगे, तो हमारे सर पे ऑयल लगा है ना, उसमें भी कोई आवेश होगा, जिसकी वजह से सर का आवेश आ जाएगा हमारी स्केल में। और स्केल और कागज़ का आवेश अगर विपरीत है तो वो एक दूसरे की तरफ क्या होने लगेंगे, आकर्षित होने लगेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। यहाँ पे एग्जाम्पल से ही बताया गया, कांच की छड़ को जब रेशम के धागों से रगड़ा जाता है तो इससे प्राप्त आवेश को धन आवेश कहते हैं। मतलब कांच की जो रॉड है, अगर उसको रेशम पे रगड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, धन आवेश मिलेगा। और वहीं एबोनाइट की छड़ को ऊन के धागे से रगड़ेंगे तो हमें ऋण आवेश प्राप्त होगा। ये आपके पेपर में तो नहीं आता, बट आपकी बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। कांच की छड़ को अगर हम क्या करेंगे, रेशम पे रगड़ेंगे तो हमको धन आवेश मिलेगा। एबोनाइट की छड़ को अगर हम क्या करेंगे, ऊन पर रगड़ेंगे तो हमको ऋण आवेश मिलेगा। ये जानते हैं कुछ और, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धन आवेश उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा, मैं आपको एक समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए क्या है, NaCl है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, Na प्लस प्लस Cl माइनस। इसका मतलब क्या है, Na ने इलेक्ट्रॉन दिया, Na ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो जब भी कोई डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को तो उसके ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। अब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके पास किसकी कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो इसीलिए जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ पे धन आवेश बनेगा। और Cl ने क्या किया है, Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया है ना, तो जब इनके पास जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ऋण आवेश मिलेगा। तो सीधे सीधे एक बात याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो आपको मिलेगा धन आवेश, और जब भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो आपको मिलेगा ऋण आवेश। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपके काम आएगी। चलिए बात करते हैं विद्युत स्थिरता के कुछ आधारभूत नियम क्या हैं। तो मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि प्लस और प्लस मतलब एक जैसे आयन, चाहे वो माइनस भी हो सकते हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। चाहे वो प्लस प्लस आयन हो चाहे वो माइनस माइनस, मतलब एक जैसे आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत आवेश, जैसे इसको ले लेते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। सेम आवेश क्या करते हैं, रिपल करते हैं। विपरीत आवेश क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। रिपल करने का मतलब क्या हुआ, प्रतिकर्षित करना। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ, आकर्षित करना। चलिए एक बार फटाफट से मेरे साथ दोहरा लीजिए। क्या होता है, हमारे पास आवेश होते हैं,
ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, आवेश होते हैं। आवेश कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, एक धन आवेश होते हैं, एक ऋण आवेश होते हैं। ये आवेश बनते कैसे हैं, आवेश बनते हैं जब भी किसी दो वस्तु को आपस में घिसा जाता है। ठीक है, बात आई कि प्लस आवेश कब बनता है, तो जब कांच की छड़ को रेशम पे रगड़ते हैं तो प्लस आवेश बनता है। जब आबनूस की छड़ को ऊन पे रगड़ते हैं तो माइनस चार्ज बनता है। ठीक है, समझ में आया। और प्लस चार्ज की खासियत क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। माइनस चार्ज की खासियत क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। मूलभूत नियम क्या है, सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। विपरीत चार्जेस एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया, बिल्कुल। अगर आ गया तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और बात करते हैं स्थैतिक विद्युत की। तो आपको बता दूं, जब विद्युत आवेश विराम की स्थिति में होता है तो उसको स्थैतिक विद्युत कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है, सपोज करिए कोई बॉडी है और वो किस में है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में अगर होगी तो वहाँ पे क्या होगा, आपका स्थैतिक विद्युत यानी कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी हमारी बनेगी या पोटेंशियल करंट हमारा बनेगा। वहीं बात करें धारा विद्युत की, तो अगर बता दूं आवेश जो है आपके वो किस में है, गति में है, तो वहाँ पे धारा विद्युत बनती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर स्थितिज है मतलब एक जगह पे विराम में आवेश हैं तो स्थैतिक विद्युत, और अगर आवेश गति कर रहे हैं तो वहाँ पे धारा विद्युत कहेंगे। तो चलते हैं विद्युत चैप्टर में थोड़ा सा और आगे और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विद्युत धारा एवं आवेश, आपको बता दूं, जब किसी चालक से विद्युत आवेश बहता है तो हम कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। ठीक है, अन्य शब्दों में कहें तो आवेश प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलते हैं हम आगे। विद्युत धारा को इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र से विद्युत आवेशों की मात्रा के बहाव से व्यक्त किया जाता है, यानी कि फ्लो से किया जाता है, फ्लो ऑफ चार्ज से, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। विद्युत धारा किसी चालक तार से होकर गुजरता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास नॉन कंडक्टर है, लाइक प्लास्टिक हो गया आपका, वुड हो गया आपका, तो इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हमारी फ्लो करती ही नहीं है, तो कैसे इनके अंदर चार्जेस फ्लो करेंगे। तो इसके लिए हमें कौन सी चीज़ें लेनी, ऐसे मटेरियल्स लेने हैं, दोज मटेरियल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी इजली। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशियाँ क्या होती हैं, ऐसी राशियाँ जिनमें आपकी दिशा तो दी गई हो, साथ ही साथ में परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड भी दिया गया हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं सदिश राशियाँ। Those quantities which have direction as well as magnitude are given, they are known as vector quantities। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, क्या, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करते हैं, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल पर ऋण आवेश के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं तथा धन टर्मिनल पर धन आवेश पर आकर्षित होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स ऋण टर्मिनल धन टर्मिनल के ओर प्रवाहित होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स धन टर्मिनल तक पहुंचते हैं तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया से वे बैटरी के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं और पुनः ऋण टर्मिनल पर आ जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे बताया गया, जिसको मैं एक फिगर की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट हो जाएं बहुत ही अच्छे से क्लियर। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारी बैटरी है। बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं। जो ये बड़ी वाली लाइन होती है ये हमेशा पॉजिटिव को दिखाएगी और छोटी वाली लाइन हमेशा किसको दिखाएगी, नेगेटिव को दिखाएगी, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करते हैं और फ्लो करते करते पॉजिटिव टर्मिनल से आते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ,
एक चीज़ याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, करंट कंडक्ट होता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी उसके विपरीत दिशा में ही हमारा क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जैसे हमारा चालक क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ कंडक्टर। हमारा अचालक क्या होता है, व्हाट इज़ नॉन कंडक्टर, या इंसुलेटर भी इसको कहते हैं। तो बहुत सारे नाम्स होते हैं, तो आप टेंशन न लीजिए। चलिए चलते हैं। वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें ही चालक कहते हैं। मैंने कहा था ना कि ऐसे मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही ईजिली कंडक्ट कराते हैं उन्हीं को कंडक्टर कहते हैं, जैसे तांबा, सिल्वर, एल्युमिनियम इटीसी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तांबा जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, यानी कि कॉपर। सिल्वर हमारा थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बट सम एक्सपेंसिव अप्लायंसेस में हम यूज़ करते हैं या मोबाइल्स में हम यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम आपको पता है, ये नॉर्मल सी बात है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऐसे पदार्थ जो विद्युत को आसानी से अपने अंदर से फ्लो कराते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। इसी के बाद में कुछ इनकी क्वालिटी होती है। पहली चीज़ तो अच्छे चालक जो होते हैं, ठीक है, वो प्रवाह का कम प्रतिरोध करते हैं, मतलब आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकने का काम करे। इट इज़ लाइक अ बैरियर, एक तरीके से अवरोध है कि नहीं, मैं खड़ा हूँ, मुझे पार करके तुम नहीं जा सकते हो, जाना है तो मुझे हटाओ। ठीक है, तो कुछ क्या होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं और कुछ बड़े कमज़ोर होते हैं। तो कमज़ोर वालों से धीरे 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 करके चले जाते हैं, लेकिन पावरफुल से नहीं जा सकते हैं। तो यही चीज़ बताई गई है। या आपने रोड पे देखा हो, ट्रैफिक सिग्नल पे पुलिस एक बैरियर खड़ा कर देती है, ठीक है, और साइड में हल्की हल्की जगह होती है, तो मोटरसाइकिल वाले तो इधर से घूम के निकल जाते हैं, लेकिन कार वाले क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो यही चीज़ बताई गई है कि जो सबसे कम प्रतिरोध करेगा किसका, धारा के प्रवाह का, वो एक अच्छा चालक होगा। वहीं आपको बता दें, कुचालकों के धारा प्रवाह की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। अब क्या आया, कुचालक मतलब कि इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस ही होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती ही नहीं है। तो करती नहीं मतलब क्या, इनका बैरियर क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्या कहते हैं, वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं उन्हें कुचालक कहते हैं, जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रबड़। आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि जितने भी इलेक्ट्रीशियन होते हैं जब वो हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करते हैं तो हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं रबड़ के, क्योंकि रबड़ जो होता है वो बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। इसके अलावा आपका प्लास्टिक हो गया, एबोनाइट हो गया, कांच हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, नॉन कंडक्टर ही हैं। चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे। चालकता किसी चालक का वह गुण है जिससे यह अपने अंदर विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देती है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी की बात आई, मतलब क्या कह रहे हैं कि किसी भी पदार्थ के अंदर अगर आवेश प्रवाह हो रहे हैं तो ये चालक की ही चालकता कहलाएगा। अति चालकता क्या होता है, तो आपको बता दूं कि अति चालकता किसी चालक में होने वाली वह घटना है जिसमें वह बहुत कम ताप पर बिल्कुल शून्य प्रतिरोध करता है। ठीक है, अति चालकता का मतलब क्या है, चालक में होने वाली एक परिघटना या घटना जिसमें बहुत कम टेम्परेचर पर ही क्या करता है, ये प्रतिरोध शून्य कर देता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसके बाद का जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो बच्चा लोग, बात करते हैं कूलाम के नियम की। तो आपको बता दूं, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1785 में कूलाम का नियम दिया और उनका नाम भी कूलाम था, जिसके लिए कूलाम का नियम पढ़ा। इसमें क्या कहते हैं
किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया गया जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, तो इनके बीच में एक बल कार्य करेगा। इसी के संबंध में जो नियम होगा उसी को कूलाम का नियम कहेंगे। इनके बीच की दूरी आप देख सकते हैं r दी गई है। तो चलिए चलते हैं, बहुत ही डिटेल में इसको समझते हैं। तो यहाँ क्या करें, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, ये एक Q1 स्थिर बिंदु आवेश है और दूसरा Q2 है, इनके मध्य लगने वाला बल इनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास में एक चार्ज है Q1, दूसरा है Q2, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनके बीच लगने वाले बल के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर हम क्या करेंगे, इसका मान बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली बल भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद क्या कहते हैं, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दूरी क्या है, r मतलब r स्क्वायर हो गया, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। तो ये दो चीज़ें हमको यहाँ कही गई, क्या, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, अगर इसको कंपेयर करें और एक साथ लिखें तो क्या होगा, Q1 Q2 इंटू 1/r² हो जाएगा हमारे पास में। बिल्कुल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, f। जब ये साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो हमने यहाँ k कांस्टेंट की तरह यूज़ कर लिया है, और इसको हम लिख देंगे Q1 Q2 अपॉन r²। अब यहाँ तक हो गया। अब इस k की वैल्यू क्या है आपको बता दूँ, k की वैल्यू है 1/4πε0। ये एक कांस्टेंट होता है, तो इसको क्या लिख देंगे, f इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। और इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे कूलाम का नियम। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसमें जो 1/4πε0 दिया गया है, इसकी वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁹9। ये आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाती है। और अगर कोई कहे कि इसमें ये जो ε0 है ये क्या है, तो आपको बता दूं ε0 जो है वो निर्वात की परावैद्युतशीलता है, और इसका मान फिक्स होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और टर्म यूज करते हैं क्या, विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपको बता दूं, किसी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को ही क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत का प्रवाह आया तो आवेशों की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। विद्युत धारा को धन आवेशों का प्रवाह माना गया है। धन आवेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो ऋण आवेश है उसके प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा कहते। जिस डायरेक्शन में आपका चार्ज फ्लो करता है, मैंने पहले भी बताया था कि जिस दिशा में आपका चार्ज यानी कि आवेश फ्लो करता है उसके विपरीत दिशा को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा की दिशा कहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए दो चीज़ दिखाई गई है, ये एक रेड तो इसको पॉजिटिव मान, ब्लैक तो इसको नेगेटिव मान लीजिए। यहाँ पे आप आगे देखिए क्या कहते हैं, यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t नेट आवेश q प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, I बराबर Q/T। I बराबर Q/T। I क्या है आपका करंट है, Q क्या है आपका चार्ज है, T आपका क्या है समय है। तो आपको पता है कि यहाँ पे करंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एम्पियर यूज़ करते हैं, SI यूनिट। Q यानी चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। तो यहीं पे अगर बात करें
कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है, ठीक है, जो लगभग 6 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेशों के तुल्य है, यानी बराबर है। 6 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन में जितनी एनर्जी होगी उतनी ही इसमें पाई जाएगी। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे। सिंगल शॉट में ये आपका चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बोर्ड प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बात करते हैं कूलॉम की। तो आपको बता दें, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक यूनिट यानी कि कूलाम है, जो लगभग 6 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेशों के तुल्य है, जो मैंने पहले आपको बताया। तो एक क्वेश्चन आता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर, तो आपको बता दूं चार्ज जब पूछेगा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। जब एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन की पूछेगा तो माइनस, एक स्पेसिफिक प्रोटॉन की पूछेगा तो प्लस, नहीं तो नॉर्मल कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा जो कि यहाँ आपको दिया गया है। अब बात आती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि पेपर में मैंने देखा है बहुत पूछा जाता है, आवेश संरक्षण का नियम। तो आपको बता दूं, विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसे एक पिंड से दूसरे पिंड में क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज नोन एज चार्ज कंजर्वेशन लॉ, यानी कि आवेश संरक्षण का नियम। बात आती है एम्पियर की। यह विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। जब एक कूलम आवेश को किसी चालक में 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो इसे 1 एम्पियर धारा कहते हैं। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। तो याद क्या रखना है हमको कि जब एक कूलम आवेश को किसी चालक में 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तो उसे 1 एम्पियर की धारा कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकंड। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था ना, क्या बताया था, I बराबर Q बाई टी। आई क्या है, एम्पियर, क्यू क्या है, चार्ज, टी क्या है, टाइम है। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि जब किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो इसी की धारा को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर धारा कहते हैं। धारा की छोटी मात्रा को मिली एम्पियर में मापा जाता है और 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की पावर -3 एम्पियर होता है, या 1000 आप समझ सकते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की पावर -6 होता है। तो नॉर्मल सी बात है। और आपको बता दूं, मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक सेल है। तो सेल का 2 टर्मिनल, सेल के कितने टर्मिनल, 2, एक है धनात्मक और एक है ऋणात्मक, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव टर्मिनल कहेंगे। तो लिखा है, विद्युत धारा परिपथ में बैटरी या सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ ही क्या करती है, प्रवाहित होती है। इसके बाद बात आती है किसकी, आमीटर की और गैल्वेनोमीटर की। तो आपको बता दूं, आमीटर कुछ और नहीं होता है, आमीटर हमारा विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र होता है। तो परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे आमीटर कहते हैं। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसके श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो याद रखिएगा, विद्युत धारा परिपथ में जो प्रवाहित हो रही है उसे मापने के लिए अमीटर का यूज़ करते हैं और इसको हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, मतलब श्रेणी क्रम में ही इसको जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो आपको बता दूं, एक ऐसी युक्ति है जो केवल ये पता लगाती है कि हमारे इस परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। तो आपको बता दूं, कुछ ऐसे होती है, इसमें एक ऐसे निडल लगी होती है, ठीक है,
और ये निडल क्या होती है, जब करंट फ्लो करेगा तो हिलने लगती है, ठीक है, ऐसे सेक होने लगती है, ठीक है, वरना ये सिंपली रुकी रहती है। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि हमारे इस परिपथ में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। परंपरागत धारा, परंपरागत रूप से धन आवेशों की गति की दिशा को धारा की दिशा माना जाता है। परंपरागत धारा की दिशा प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया ही था कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके विपरीत दिशा में ही हमारी क्या करेगी, धारा फ्लो करेगी, और इसी को परंपरागत धारा कहेंगे। इसके बाद में वैद्युत स्थितिक विभव आया। तो विद्युत स्थितिक विभव अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एक कूलम के इकाई धन आवेश को लाने में किए गए कार्य की मात्रा को परिभाषित करता है। इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बात आई विभवांतर, तो बहुत सिंपल सी भाषा में अगर आपको बताऊं तो किन्हीं दो विभवों के बीच का अंतर, किन्हीं दो विभवों के बीच का अंतर ही हमारा क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल इज नोन एज वोल्टेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बैटरी आपको दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बैटरी का ऊपर वाला टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव, नीचे वाला क्या है, नेगेटिव। तो ये डिफरेंट टाइप की बैटरी आपको मैंने दिखा रखी है। इसके बाद आती इस विभवांतर को बैटरी एक या एक से अधिक सेलों को जोड़कर अथवा डायनमो द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद में क्या है, किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। ऐसा उस समय भी होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती है। थर्ड पॉइंट है, जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं, विभवांतर उस चालक में आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचयित रासायनिक ऊर्जा का क्या करता है, खर्च करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद ही नेक्स्ट बात आती है हमारी किसकी, वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर क्या होता है, सीधी सी बात है, वोल्ट मीटर यानी कि वोल्टेज से रिलेट कर रहा है, तो वोल्टेज को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। फिगर के साथ में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है आपको। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे किसी चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वोल्ट, 15 वोल्ट और नेगेटिव, मतलब एक तार हमारा नेगेटिव में जाएगा, दूसरा हमारे वोल्टेज में जाएगा, और जिससे हम क्या करेंगे, अपनी रीडिंग को मेज़र करेंगे। इसके बाद में वोल्ट मीटर की परिभाषा दी गई है। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा मापी जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। तो वही विभवांतर को नापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। तो चलिए चलते हैं वोल्ट विभवांतर की तरफ। क्या है, यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता है। एक विभवांतर की परिभाषा क्या है कि यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलम आवेश को एक दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल बाई 1 कूलम। तो यानी कि V इज इक्वल्स टू वोल्ट W बाई Q, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। चलिए अब आगे बात आती है वोल्ट मीटरों का संयोजन। तो संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व या समांतर क्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना हो, यानी कि पैरेलली कनेक्शन देते हैं ताकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो मेज़र किया जा सके। इसी के साथ में देखिए ऊपर फिगर के हिसाब से दिया गया है, क्या कहते हैं, ऊपर दिए आकृति में जो कि एक विद्युत परिपथ है, प्रतिरोधक R2 के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर मापना है।
तो इसके दो सिरों पर वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजित कर देंगे, जैसा आकृति में दिखाया गया है। इस प्रकार संयोजन को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम कहेंगे। अब बात आती है सेल या बैटरी की। तो आपको बताएं, यह एक युक्ति है जो किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करती है। भाई एक नॉर्मल वे में समझिए, मान लीजिए आपके घर में करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही है, आपकी टीवी कूलर सब कुछ चल रही है, अचानक से क्या हुआ, लाइट चली गई, क्या होगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज ही नहीं आ रहा है, करंट ही नहीं आ रहा, सप्लाई ही नहीं आ रही, तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इन्वर्टर लगवा रखा है, इन्वर्टर लगवा रखा है तो क्या होगा, इन्वर्टर जुड़ा होगा किसी बैटरी के थ्रू, और जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी कटेगी तुरंत बैटरी के थ्रू क्या होगा, सप्लाई होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट के जो भी आप काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वही चीज़ कही गई है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर संचित रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, जिससे आवेशों की गति है और विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो यही चीज़ कह रहे कि जो सेल होता है वो अपने अंदर केमिकल एनर्जी बनाता है और उसी स्टोर्ड केमिकल एनर्जी की हेल्प से क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है और चार्जेस को फ्लो कराता है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारा बनता है, जैसा कि यहाँ बैटरी में देख भी सकते हैं। हम बात कर रहे थे किसकी, सेल की। तो अब बात आई बैटरी की। तो जब बहुत सारे सेल को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं बैटरी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपकी बैटरी है, इसके अंदर बहुत सारे सेल पड़े होंगे और इन सभी सेल को क्या किया गया होगा, आपस में कनेक्ट कर दिया गया होगा, या तो सीरीज में या तो पैरेलल में। कैसे कनेक्शन होता है वो मैं आपको समझाऊंगा वीडियो के अंत में। अभी आप चलते हैं थोड़ा सा आगे ताकि हमारा चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो सके। इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं ओम का नियम, V = IR। किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती, परंतु तार का ताप समान रहता है, इसे ओम का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मैंने ये आपको पहले भी कहा था, डायरेक्टली का मतलब क्या है, अगर V की वैल्यू बढ़ेगी तो I ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अब इसमें हम बात कर रहे हैं प्रतिरोध की, तो जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल्स टू लगा के क्या लगा देंगे, RI लगा देंगे। R यहाँ पे आपका कुछ नहीं है, R रेजिस्टेंस है जो कि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू की तरह यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए आपको एक ग्राफ दिखाया गया है, जैसे जैसे आपकी यहाँ धारा बढ़ रही है वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ रहा है। इसीलिए ये जो लाइन आई हमारी, ये एक कांस्टेंट लाइन को दिखा रही है। पेपर में आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा क्योंकि आपके मार्क्स इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि विभवांतर बढ़ने के साथ साथ विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाता है और विभवांतर घटने से धारा भी घट जाती है, अर्थात अनुक्रमानुपाती संबंध है, इससे ही ओम का नियम कहते हैं। हेलो बच्चा लोग, बात करते हैं ओम के नियम की। रफली तो हमने समझ लिया, बहुत ही डिटेल में जानते हैं ओम के नियम के बारे में और साथ ही साथ इसके नियम का सत्यापन भी करेंगे। तो आपको बता दूं, यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन ना हो, तब चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, इसी को ओम का नियम कहते हैं। एक चीज याद रखिए, क्या इसमें जो विभवांतर होगा, जो वोल्टेज होगा, वो क्या होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो करंट का नाम अपना जो मान है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। अब जब मैंने आपको बताया है कि ये साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं, जो कि हम प्रतिरोध के बारे में यानी रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने
R को एज अ कांस्टेंट यूज़ किया है, तो यहाँ से हुआ B बराबर आर आई, जिसमें V क्या है, वोल्टेज है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, और I क्या है, करंट है हमारा। R यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास में V इज इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला आ जाता है, जिसमें V को विभवांतर, I को विद्युत धारा और R को प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गई। ऐसा कि आप यहाँ एक फिगर देख सकते हैं हमारे पास बना हुआ है, बहुत ही शानदार सर्किट बना हुआ है। यहाँ पे आपको बैटरी नज़र आ रही होगी। हमने आमीटर का यूज़ किया है, और आमीटर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था आमीटर जो हमारा करंट होता है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर लगा रखा है हमने, और इसको कनेक्ट किया है एक वोल्ट मीटर से, जो कि वोल्टेज नापने का काम करता है। यहाँ पे एक की लगा रखी है और इसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, इस प्रयोग के लिए बैटरी, आमीटर, कुंजी, प्रतिरोध तथा वोल्टमीटर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I, आमीटर तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं। फिगर में मैंने आपको सारी चीज़ें पहले ही बता दी। अब चलते हैं, इसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत डिटेल में आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर हमने पढ़ा, लेकिन जब रेजिस्टेंस निकालना है तो R इज इक्वल्स टू V बाई आई हो जाएगा, क्योंकि I को इसके नीचे भेज देंगे। अब हमने मान लिया कि हमारा 4 ओम का प्रतिरोध है और ये नियत है, कांस्टेंट है, क्योंकि हमने R एज अ कांस्टेंट यूज़ किया था। तो यहाँ पे देखिए तार है हमारा, ये चालक तार है, एक कंडक्टिव वायर है हमारे पास, जिसमें R हमारा 4 ओम दिया गया है, वोल्टेज हमने 20 ले लिया। अब हमें करंट निकालना है, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। तो V की जगह 20 और R की जगह 4 रखेंगे तो I हमारा 5 एम्पियर आ जाएगा। ये पहली कंडीशन है, याद रखिएगा। दूसरी कंडीशन में वोल्टेज को हमने कम कर दिया, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा अभी भी सेम है, तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर फॉर्मूला लगाया तो यहाँ 4 एम्पियर आया। इसके बाद में हम देखेंगे क्या कि अब की मैंने क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया, पहले 20 फिर 16 और 40। तो यहाँ पे V बाई आर मतलब यहाँ पे हमने 40/4 किया तो हमारे पास कितना आया, 10 आया। इससे हमें पता चलता है कि I का मान V पर निर्भर करता है। देखिए जब यहाँ पे क्या हो रहा था, कम किया तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज कम किया तो ऑटोमेटिकली करंट क्या हो गया, कम हो गया। जब वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हुआ, बढ़ गया। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई थी, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V का मान बढ़ाएंगे तो I का मान ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ओम का नियम क्या है और इसका सत्यापन हमने बहुत अच्छे से सीख लिया। प्रतिरोध चालक का वह गुण है जिससे वह अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। चालक के इस गुण को प्रतिरोध कहते हैं। ओम के नियम का उपयोग करके प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, क्या पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब R को वहीं छोड़ देंगे तो I कहाँ उठ के आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू V बाई आई। ये चीज़ हमारी हो जाती है। कुछ चीज़ें और हैं इसमें, SI मात्रक होता है ओम, लेकिन इसका एक और मात्रक हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर। अब बात आई ओम प्रतिरोध क्या होता है, तो कह रहे हैं यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा उससे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा। 1 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, 1 एम्पियर करंट फ्लो करेंगे तो उसी को कहेंगे 1 ओम। ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ठीक है, सारी चीज़ें वही चीज़ आ रही हैं घूम फिर के। 1 ओम की परिभाषा पढ़ लीजिएगा, पेपर में पूछी जाती है। अब आया परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। वह कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, पहला लंबाई के समानुपाती, दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, तीसरा तापमान
चौथा पदार्थ की प्रकृति पर। इन सभी चीज़ों पे ये क्या करता है, निर्भर करता है। अब बात आई प्रतिरोधकता क्या है। 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती, परंतु तापमान के साथ में क्या होती है, चेंज हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक मैग्नेट है, मैग्नेट को आप जितना ज़्यादा हीट करेंगे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी ही क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। दूसरा क्या है, धातुओं व मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम होता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन यानी दहन नहीं होता है। इनका उपयोग तापमान युक्तियों में होता है। जहाँ पे हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, धातुएं होती हैं उनका प्रयोग करते हैं ताकि हम उनको हाई टेम्परेचर तक क्या कर सकें, हीट दे सकें और वो आसानी से मेल्ट ना हो। एग्ज़ाम्पल के लिए तांबा व एल्युमिनियम, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को इधर से उधर ले जाने के लिए, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ये बात तो हो जाती है हमारी, सारे पॉइंट हम जान लेते हैं प्रतिरोध के बारे में सब कुछ। अब जो हमारा आएगा वो है सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इससे बोर्ड एग्ज़ाम में आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। इसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, पहले तो मैं इसमें समझा देता हूं, उसके बाद एक सेपरेट वीडियो में भी समझाऊंगा, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हेलो बच्चा लोग, बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन में। तो आपको बताया ही था कि एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में कुछ इस तरीके से फिगर आपको बनाना होगा, एक के बाद एक रजिस्टर जुड़े होंगे, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव करके अल्टरनेट में जुड़े होंगे और जिनको बैटरी से ले जा करके जोड़ देंगे। याद ये रखिएगा कि इसमें बहने वाली जो करंट है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और चलते हैं हम आगे। हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, V = IR। अब हमारे पास में यहाँ पे देखिए एक V1 है, R1 है, V2 है, R2 है, V3 है, R3 है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, V1 = IR1, V2 = IR2, V3 = IR3। ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे करंट हर जगह सेम था लेकिन रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो रहा था। अब तीनों समीकरणों को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे V1 + V2 + V3 कर देंगे तो R1 + R2 + R3 होगा। I जो कि सेम है तो इसको हमने कॉमन ले लिया है। अब हमें पता है V = IR। कारण 4 और 5 से हम क्या करेंगे, IR = IR1 + R2 + R3। यहाँ I सेम है तो काट देंगे और हमारे पास में क्या आ जाएगा, R = R1 + R2 + R3। चलिए फटाफट से इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 10 ओम, 6 ओम, 4 ओम के 3 रजिस्टर हैं जो कि सीरीज में जुड़े हैं और 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। फॉर्मूला क्या है, R = R1 + R2 + R3। तो यहाँ पे 10, 6, 4 को ऐड कर देंगे और होगा 20 ओम, ये हमारा हो जाएगा। अब अगर हम सेपरेट रजिस्टर के वोल्टेज को निकालें कि कितना करंट या कितना वोल्टेज फ्लो कर रहा है, तो आपको बता दूं कि I = V/R फॉर्मूला होता है। वोल्टेज है हमारा कितना, यहाँ पे 10 दिया है, R हमने 20 निकाला, डिवाइड करेंगे तो करंट हमारा 0.5 एम्पियर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं R की वैल्यू है, I की वैल्यू है। अगर V1 निकालें, मतलब सिर्फ इस रजिस्टर पे वोल्टेज निकालें, तो V = IR फॉर्मूला होता है। 0.5 × 10 कर देंगे तो हमारे पास 5.0 आ जाएगा। अगर 6 का निकालेंगे तो यहाँ पे 3.0 और अगर 4 का निकालेंगे तो यहाँ 2.0, जिसको मैं न्यूमेरिकल के टाइम पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा दोबारा से, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। अब बात करते हैं हम समांतर क्रम की।
सीरीज पढ़ लिया। बात करते हैं समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम की। जब दो अथवा दो से अधिक प्रतिरोध को हम इस तरीके से जोड़ते हैं, मतलब इसमें पिछले हमने सीरीज में क्या पढ़ा था कि करंट सेम था, लेकिन यहाँ पे देखिए करंट अलग अलग है। इसमें क्या सेम होगा, वोल्टेज हमारा सेम होगा। तो यहाँ पे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। अब हमको पता है V इज इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू IR पढ़ा है। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, V बाई R हो जाएगा। तो I1 निकालेंगे तो V बाई R1 हो जाएगा, I2 निकालेंगे तो V बाई R2 हो जाएगा, 3 निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए I1 इज इक्वल्स टू क्या हुआ, V बाई R1, I2 इज इक्वल्स टू V बाई R2 और I3 इज इक्वल्स टू V बाई I3 हो जाएगा। अब तीनों समीकरण को ऐड कर दें अगर, तो I बराबर V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 हो जाएगा। अब जैसा कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है फॉर्मूला हमने, यदि बिंदुओं A व B तुल्य प्रतिरोध R है तब I बराबर V बाई R। तो I की जगह क्या रखा, V बाई R। देखिए V सेम है, कट जाएगा, क्या बचा, 1 बाई R बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये हो जाता है हमारा समांतर क्रम और उसका सूत्र। और कैसे निकालेंगे एक एक चीज़। श्रेणी क्रम संयोजन के कुछ लाभ हैं। क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता है। अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की ज़रूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि श्रेणी क्रम धारा में एक जैसी ही धारा हर जगह प्रवाहित होती है और पार्श्व संयोजन में प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद में बात क्या आई कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। कह रहे यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो सीधी सी बात है, मान लीजिए कि हमारे पास में क्या है, बल्ब है। जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देंगे तो बल्ब जलने लगेगा। तो क्या बल्ब हमें करंट देगा, नहीं, वो हमें क्या देगा, लाइट देगा ना, हीट देगा, लाइट देगा हमको। तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक करंट की हम सप्लाई दे रहे हैं वो आगे जा कर के क्या हो रही है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो कर के धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो ऊर्जा के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय, यानी H इज इक्वल्स टू P इंटू टी। P बराबर VI फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं क्या, H बराबर I स्क्वायर RT। बिल्कुल आप परेशान मत होइए, एक एक डेरिवेशन एक एक फॉर्मूले को मैं बहुत डिटेल में कराऊंगा, बट इस वीडियो में नहीं, क्योंकि ये हमारी थ्योरी वीडियो है। चैप्टर कंप्लीट करेंगे, अगली वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम, इस नियम के अनुसार क्या कहते हैं, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुक्रमानुपाती, I V बराबर I स्क्वायर, तो धारा का क्या हुआ, वर्ग हो गया। प्रतिरोध के समानुपाती V बराबर I स्क्वायर R था ना, तो वहाँ पे R है तो प्रतिरोध हो गया, ठीक है। और इसमें समय जो है, टाइम, उसके भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो तीनों चीज़ें मैंने बताई थी, क्या बताया था, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। मतलब हीट क्या है हमारी, करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रतिरोध के भी है और समय के भी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रहा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। क्या कहते हैं, तापन प्रभाव हीटर, प्रेस आदि में उपयोग किया जाता है। मतलब वही कि करंट सप्लाई से हीट जनरेट होगी, उसमें एक्चुअली एक फिलामेंट लगा होता है जो हीट होता है, जिसकी वजह से हमारा प्रेस गर्म होता है, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता भी फ़िलहाल तो नहीं है। विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, आपको पता है क्यों, क्योंकि टंगस्टन जो होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे, यानी कि 3380 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मेल्ट होता है। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। और बल्बों के अंदर एक गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है या ऑर्गन गैस भरी होती है। क्यों, क्योंकि ये जो गैस होती हैं ये किसी दूसरी गैस के साथ में रिएक्ट नहीं करती हैं, जिसकी वजह से फिलामेंट जो होता है उसकी जो टाइम पीरियड होते हैं वो उसको इंक्रीज़ किया जाता है। अब बात आई विद्युत शक्ति की। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को भी शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में उपभुक्त अथवा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर
प्राप्त होती है इसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से दिखाते हैं और फॉर्मूला है P बराबर VI। तो आपको सीधे सीधे बताऊं, अगर आपने क्या किया, कोई काम कर रहे हैं आप, तो जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे आपको थकावट लगती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम काम करेंगे हमारे शरीर की ऊर्जा क्या होगी, नष्ट होती जाएगी। तो वही चीज़ कहा गया है कि कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वॉट होता है, और अगर बात करें व्यवहारिक मात्रक की तो किलोवाट घंटा जो है इसको हम प्रयोग करते हैं। 1 किलोवाट बराबर हमारी वैल्यू होती है 3.6 × 10⁶ जूल, और वहीं 1 किलोवाट जो होती है वो विद्युत ऊर्जा की एक यूनिट मानी जाती है। तो इसी के साथ में हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से हो चुका है कंप्लीट। अब हमको क्या करना है, न्यूमेरिकल और इसके जो डेरिवेशंस हैं, यानी कि ओम्स लॉ की डेरिवेशन, सीरीज पैरेलल की डेरिवेशन, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है। तो पार्ट 1 में हमने सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को कर लिया है क्लियर। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही जिसने पिछले चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वॉच करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय किड्स। पढ़ते रहें और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला के साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें।